हेलो स्टूडेंट्स, MCA नेहा हिमानी फ्रॉम सिरसा। आज हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं अपना लॉ और ऑडिट का। तो सबसे पहले मैं आपको लॉ करवाऊंगी। जो अपना शेड्यूल है आज सेकंड डे का, तो उसमें हमने एक चैप्टर कवर अप करना है क्योंकि आपका कल टेस्ट है दोनों लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आज हम कवर अप करेंगे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन चैप्टर। तो ये इसी सीरीज़ को जोड़ेगा। हमने बैक से स्टार्ट किया था, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कवर अप किया हमने लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में क्या कवर अप किया था? अमालगमेशन। अब हम कवर अप करेंगे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जो सेक्शन कवर करता है 206 से लेके 229 तक। और 229 से फिर 230 से 240 अमालगमेशन हो गया। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 241 से 246 हो गया हमारा। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता दूँ इस चैप्टर का क्या है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स का होता है, रिकॉर्ड्स का होता है, जिसे हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। इंक्वायरी मतलब पूछताछ, मतलब कि आपका किसी से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तो मैनेजमेंट से, हम अदर से, एक्सटर्नल से इंक्वायरी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जो कोई अथॉरिटी करवाती है किसी कंपनी पे, तो वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ कंडक्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। तो ये चैप्टर है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इसमें जो सेक्शंस हैं ऑब्वियसली बातें ज़्यादा है, 206 से 229 कैसे याद होंगे? तो हम इस चैप्टर में सेक्शन बंचेस में करेंगे। बंचेस में मतलब कि उन सेक्शंस का एक ग्रुप होगा, तो वो सेक्शंस ग्रुप में करने की वजह से, इकट्ठे करने से हमारे काफ़ी सेक्शंस एक ग्रुप में कवर हो जाएंगे और उनकी इंटरलिंकेज है। तो आप उस तरह पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी क्रैक कर पाएंगे, सेक्शन नंबर भी याद कर पाएंगे और कंसेप्ट भी याद रहेगा और हर सेक्शन का डिफरेंस भी याद रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 206 से। तो फर्स्ट बंच जो हमारा है सेक्शंस का वो है 206, 207, 208। इसके नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि मेरे लेक्चर सुनते वक्त आपको कोई बुक, कोई नोट्स, कोई नोटबुक, पेन हाथ में नहीं रखना है। आपको सिर्फ मुझे सुनना है और यहाँ पे वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको प्रॉपर नोट्स इसके मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो मेरे नोट्स में एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सेक्शन 206, 7, 8। 206 बोलता है ROC को पावर है टू कॉल इंफॉर्मेशन। 207 बोलता है ROC और इंस्पेक्टर को सर्टेन पावर है सिविल कोर्ट की। 208 बोलता है रिपोर्ट टू CG ऑन द बेसिस ऑफ 206 एंड 207। क्या है ये सेक्शन? 3 सेक्शन इकट्ठे करवा रही हूँ मैं। 206 सेक्शन क्या बोलता है हमारा? सेक्शन 206 क्या बोलता है कि ROC को पावर है कि वो किसी भी कंपनी से इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है कभी भी। ROC को पावर है कि वो किसी भी कंपनी से इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है कभी भी, और कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। तो जितने भी डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स हैं उनको ROC को उस सर्टेन पीरियड में जो नोटिस आया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर ROC को फर्दर पावर है दोबारा इन्फॉर्मेशन कॉल करने की, अगर उसे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करवाई गई है वो इनसफिशेंट और इनएडिक्वेट है। अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो इनसफिशेंट और इनएडिक्वेट है तो ROC जो है वो दोबारा इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकता है। फिर ROC को पावर एक और है 206 में इंक्वायरी करवाने की, इंक्वायरी कॉल करने की, पर 4 ग्राउंड के बेस पे। या तो इसी सेक्शन में ROC को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो इंक्वायरी करवा सकता है, या फिर मेंबर के ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे कंपनी में, मतलब मेंबर्स कंप्लेन फाइल करेंगे कि हमारी कंप्लेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रही कंपनी में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनलॉफुल बिजनेस। अगर कंपनी का बिजनेस अनलॉफुल है तो इंक्वायरी हो सकती है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है ROC को कि आप इंक्वायरी कीजिए, तो ROC को इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर मेंबर बोलते हैं इंक्वायरी करने को और बाद में विड्रॉ कर लेते हैं एप्लीकेशन, तो अगेन यहाँ भी विड्रॉ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ROC के हाथ में है कि वो इंक्वायरी करेगी या नहीं करेगी। ROC
कि एप्लीकेशन अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं तो वो एप्लीकेशन डिसमिस नहीं होगी, जैसे हमने 244 में पढ़ा, सेम लॉजिक लगता है। इंक्वायरी के बाद जो भी फ्रॉड प्रूफ होता है तो कंपनी पे 447 की पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। ये पेनल्टी हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे डिटेल में। तो 447 की पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको एक सेक्शन करवाया, सेक्शन 206। आरओसी को पावर है कि वो किसी भी कंपनी से इन्फॉर्मेशन मंगवा सकती है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफिसर्स होंगे उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर इनएडुकेट या इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आरओसी फर्दर कॉल कर सकती है इन्फॉर्मेशन के लिए, और आरओसी इंक्वायरी कर सकती है 4 ग्राउंड के बेस पे। 206 में उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो, मेंबर ग्रीवेंसेस और अनलॉफुल बिजनेस। तो इन बेसिस पे वो आप इंक्वायरी करवा सकते हो आरओसी से। आफ्टर विड्रॉल का यहाँ भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, और अगर इंक्वायरी के बाद फ्रॉड प्रूफ होता है तो 447 की पेनल्टी इम्पोज होगी। तो ये था हमारा सेक्शन 206। 207 बोलता है कि आरओसी इंस्पेक्टर को सिविल कोर्ट की पावर है। तो अपने पूरे कंपनी लॉ में कहीं भी सिविल कोर्ट की पावर आ जाए, 4 ही पावर होती हैं: प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओथ, समन, एफिडेविट। 4 ही पावर होती हैं। कौन कौन सी? प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओथ, समन, एफिडेविट। तो आरओसी और इंस्पेक्टर को ये चारों पावर दी गई हैं। जैसे सिविल कोर्ट को पावर है वैसे इनको भी पावर है। 208 बोलता है आपको 206 और 7 में जो भी फाइंडिंग्स मिली हैं वो आप रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर यहाँ पे रिपोर्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर प्रोसिक्यूशन 2 ईयर से कम का है, लेस देन 2 ईयर है प्रोसिक्यूशन, तो उस केस में बोला गया है कि ये रिपोर्ट आरडी को जाएगी, रीजनल डायरेक्टर को। और अगर 2 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है तो रिपोर्ट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू भी बन सकता है। 208 में रिपोर्ट किसको जाएगी? अगर प्रोसिक्यूशन आपका 2 ईयर से कम का है तो फिर आपकी रिपोर्ट जाएगी आरडी को। 2 ईयर या उससे ज़्यादा का है 2 ईयर से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगी। तो ये 3 सेक्शन थे हमारे 206, 7, 8 जो आपने इकट्ठे करने हैं। आरओसी को पावर है इन्फॉर्मेशन कॉल करने की। 207 में सिविल कोर्ट की पावर है आरओसी इंस्पेक्टर को। 208 में रिपोर्ट टू आरडी और सीजी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट 3 सेक्शंस का अगेन एक ग्रुप आ रहा है। कौन से 3 सेक्शंस हैं नेक्स्ट? 209, 220, 229। ये 3 सेक्शंस हम इकट्ठे पढ़ते हैं। 209 है सर्च एंड सीज का, 220 भी है सर्च एंड सीज का, 229 है पनिशमेंट का। 209 बोलता है सर्च एंड सीज हो सकती है, 220 भी यही कहता है। 209 और 220 दोनों ही बोलते हैं सर्च एंड सीज हो सकती है। ग्राउंड भी सेम है दोनों के। एमएफ दास, अगर शक है कि कंपनी एविडेंसेस के साथ क्या करेगी? म्यूटिलेटेड, फॉल्सिफाइड, डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड और सिक्रेटेड। एमएफ दास, एम म्यूटिलेटेड, एफ फॉल्सिफाइड, डी डिस्ट्रॉयड, ए ऑल्टर्ड, एस सिक्रेटेड। अगर कंपनी के पास ये लगता है कि कंपनी अपने एविडेंसेस के साथ एमएफ दास करेगी तो 209 में भी उस पर सर्च एंड सीज हो सकती है और 220 में भी सर्च एंड सीज हो सकती है। तो कैसे पता लगेगा पेपर में कि 9 लग रहे हैं 20? लॉ में 2 सेक्शन की ज़रूरत क्या थी? तो इसमें क्या है कि इसमें आरओसी और इंस्पेक्टर दोनों जा सकते हैं। इसमें इंस्पेक्टर जाता है। इसमें स्पेशल कोर्ट की परमिशन चाहिए एंटर करने के लिए, सर्च सीज के लिए। इसमें कोई परमिशन नहीं चाहिए। इसमें टाइम लिमिट है सीज की 180 + 180 डेज़, मतलब एक्सटेंशन मिल सकती है 180 डेज़ की। 180 डेज़ के लिए सीज हो सकता है, फिर फर्दर एक्सटेंशन 180 डेज़ की। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये डिफरेंस है 209 सर्च एंड सीज, 220 सर्च एंड सीज। ग्राउंड सेम है। एमएफ दास अगर लगता है एविडेंसेस के साथ हो सकता है तो कंपनी क्या है कि इस पर सर्च सीज हो सकती है। 3 डिफरेंस है, इसमें ओनली इंस्पेक्टर, इसमें आरओसी इंस्पेक्टर, इसमें स्पेशल कोर्ट, इसमें कोई परमिशन नहीं। इसमें 180 + 180 डेज, इसमें नो टाइम लिमिट। तो 229 पनिशमेंट,
ये बोलता है अगर कंपनी ने MF दास कर दिया एविडेंसेस के साथ या कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है, सबमिट की है, तो कंपनी पे 447 की पेनल्टी इम्पोज होगी। आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन 2 to 9 पे भी। तो अगर MF दास हो गया है तो क्या पनिशमेंट लगेगी 2 to 9 में, जो कहते हैं 447 की पेनल्टी लगेगी। तो हम ये इकट्ठे पढ़ते हैं 9, 20, 29। 209 में सर्च एंड सीज, 220 में सर्च एंड सीज, 229 में उसकी पनिशमेंट है जो कहता है 447 की पेनल्टी लगेगी। हमने 6 सेक्शन कर लिए, 6, 7, 8, 9, 20, 29। अब हम करेंगे 4 सेक्शन का ग्रुप एक साथ और चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा ये 4 सेक्शन होने के बाद, और आपको पता भी नहीं लगेगा इतना बड़ा चैप्टर विद सेक्शन नंबर हमने याद कर लिया। 210, 11, 12, 13। चारों सेक्शन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। लॉ में 4 सेक्शन की ज़रूरत क्या थी फिर? चारों सेक्शन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो चारों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? पेपर में पता कैसे लगेगा कौन सा सेक्शन हिंट हो रहा है? तो सेक्शन 210 बोलता है इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं किसी भी कंपनी पे 3 ग्राउंड के बेस पे। कौन से 3 ग्राउंड है? या तो पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब कि खुद से सुओ मोटो उसे लगता है कि इस कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन करवानी ज़रूरी है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही, या फिर कंपनी में SR पास हो जाए, मेंबर्स SR पास करके सीजी को अप्लाई कर दें कि आप प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ध्यान रखना ये इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी नहीं है सीजी पे करवानी, सीजी की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है या नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 208 की रिपोर्ट के बेस पे। तो हमें सेक्शन नंबर अगर याद नहीं है तो हम 3rd ग्राउंड कैसे लिख सकते हैं? तो सेक्शन 208 की जो रिपोर्ट हमने सबमिट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 ईयर से ऊपर के प्रोसिक्यूशन पे, तो वहाँ पे आपको ये रिपोर्ट सबमिट करवानी है और उस रिपोर्ट के बेस पे 210 में इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। तो इन 3 ग्राउंड के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है 210 में। अब इसी के ही कोरस्पोंडेंस एक सेक्शन आया लॉ में 213 जो बोलता है इन्वेस्टिगेशन बाय NCLT। NCLT इन्वेस्टिगेशन करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही कराता है। ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था अगर कंपनी में SR पास नहीं हो पा रहा, SR के लिए 75% वोटिंग चाहिए, तो इस सेक्शन में आपको पावर मिल सकती है। इस सेक्शन में मेंबर्स के लिए अलग लिमिट है, अदर देन मेंबर्स को भी यहाँ पे पावर दी गई है, मतलब मेंबर के अलावा कोई 3rd पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है इस सेक्शन के अंदर। तो इस सेक्शन में 3 ग्राउंड के बेस पे 3rd पर्सन जा सकते हैं। अनलॉफुल बिजनेस, मेंबर ग्रीवेंसेस रिजोल्व नहीं हो रहे, प्रमोटर फ्रॉड। ये 213 पे प्लेन वनीला क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, लास्ट अटैम्प्ट। इन्वेस्टिगेशन बाय NCLT, यहाँ पे NCLT इन्वेस्टिगेशन करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। यहाँ पे एक तो अदर देन मेंबर को पावर दी गई है, 3 ग्राउंड के बेस पे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं। अनलॉफुल बिजनेस है कंपनी का, मेंबर ग्रीवेंसेस रिजोल्व नहीं हो रहे, या फिर प्रमोटर फ्रॉड चल रहा है, प्रमोटर फ्रॉड कर रहे हैं। मेंबर्स के लिए यहाँ पे लिमिट दी गई सेम है वैसे 244 वाली। क्या था इसके अंदर? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में 1/5 और हैविंग शेयर कैपिटल में 100 1/10। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही 1/10 है, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। वहाँ हमने क्या पढ़ा था? 100 1/10 1/10, 1/10 टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/10 इशूड शेयर कैपिटल। यहाँ पे वर्ड यूज है वोटिंग पावर बस, विच एवर इज लोअर। तो ये 2 सेक्शन थे। 210 क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं 3 ग्राउंड के बेस पे, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में, या SR पास करवा सकते हैं, या 208 की रिपोर्ट के बेस पे। अगर SR पास नहीं हो पा रहा तो मेंबर कहाँ जाएंगे? 213 में। 213 बोलता है इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है NCLT सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। अदर देन मेंबर के 3 ग्राउंड है, अनलॉफुल बिजनेस, मेंबर ग्रीवेंसेस, प्रमोटर फ्रॉड, और मेंबर्स के लिए लिमिट है 244 वाली। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 1/5, हैविंग शेयर कैपिटल 100 एंड 1/10 ऑफ वोटिंग पावर विच एवर इज लोअर। तो ये थी हमारे 2 सेक्शन 210 एंड 213। नेक्स्ट 211 और 212 ये है SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये इन्वेस्टिगेशन कब होती है?
सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवाती है, सेम 210 के ग्राउंड है। एसआर पब्लिक इंटरेस्ट 208 की रिपोर्ट। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे अगर उसे लगता है नॉर्मल फ्रॉड है तो 210 में इन्वेस्टिगेशन करवा देगा, अगर लगता है सीरियस फ्रॉड है तो 212 में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास करेगा, जिसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। इसकी एक्स्ट्रा पावर क्या है इस ऑफिसर के पास नॉर्मल इंस्पेक्टर से कि ये अरेस्ट कर सकता है। ये ऑफेंस कौन सा है? नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल। हम स्पेशल कोर्ट में पढ़ेंगे कि कंपनी लॉ में 2 तरह के ऑफेंस होते हैं, बेलेबल होता है एक, नॉन कॉग्निजेबल कि बेल मिल जाएगी, वारंट के साथ अरेस्ट करेंगे। एक होता है नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं मिलेगी और बिना वारंट के उठा के ले जाएंगे, बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये ऑफेंस कौन सा है? नॉन बेलेबल, बेल नहीं मिलेगी और बिना वारंट के ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये पावर SFIO को है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को है कि आपको बेल भी नहीं मिलेगी और बिना वारंट के आपको ये अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर ये स्पेशल कोर्ट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इन 3 में से किसी के सामने भी आपको लेके जाना पड़ेगा उसको SFIO को। तो किसके पास लेके जाता है विदिन 24 आवर्स? स्पेशल कोर्ट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड होता है इसके अंदर, ट्रैवलिंग टाइम काउंट नहीं होता 24 आवर्स में। तो ये इसकी स्पेशल पावर है। इस के अंदर जो भी फ्रॉडुलेंट पर्सन पाया जाता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी हम वसूल कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी। SFIO के मेंबर कौन सी रैंक के होते हैं? नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलो की रैंक के नहीं होने चाहिए। तो ये इस पे MCQ आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उससे बिलो की रैंक के नहीं होने चाहिए। तो SFIO का ये था कि ग्राउंड सेम है 210 वाले, पावर है इसको अरेस्ट करने की, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड रहेगा, जो बंदा फ्रॉडुलेंट पाया जाता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, और नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इससे नीचे की रैंक के बंदे नहीं होते SFIO की टीम में। तो ये था हमारा 211 और 212 SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो अभी तक हमने कितने सेक्शन कर लिए? 10। 206, 7, 8 ROC को पावर है इन्फॉर्मेशन कॉल करने की, 207 सिविल कोर्ट की पावर है, 208 रिपोर्ट टू CG। फिर हमने एक बंच किया 209, 20, 29 सर्चिस पनिशमेंट। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने 4 सेक्शन कराए, 210 रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन बाय CG, 213 इन्वेस्टिगेशन बाय NCLT, 11, 12 किस पे थे? हमारे SFIO पे। अब आते हैं 214, ये बोलता है सिक्योरिटी। अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कितनी? 25,000 रुपये की। 25,000 रुपये की अगर फ्रॉड प्रूफ हो जाता है तो ये सिक्योरिटी आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर फ्रॉड आप प्रूफ हो जाता है जिसके अगेंस्ट आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो ये सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगी। अब इसमें एक स्लैब रेट भी है। टर्नओवर देखेंगे हम लास्ट ईयर बैलेंस शीट की, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है तो 10,000 सिक्योरिटी देनी है, 50 करोड़ से 200 करोड़ तक की है तो 15,000 देनी है, और 200 करोड़ से ऊपर है तो आपको 25,000 देनी है। तो MCQ पर्पज से यह ध्यान रखना है कि अप टू 50 करोड़ है टर्नओवर तो 10,000 की सिक्योरिटी जाएगी, 50 करोड़ से 200 करोड़ के बीच है 15,000 की, और 200 करोड़ से ऊपर की है तो 25,000 की सिक्योरिटी जाएगी। नेक्स्ट 215 इररेलेवेंट है कि इंस्पेक्टर इंडिविजुअल होना चाहिए। इंस्पेक्टर एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, एक इंडिविजुअल इंस्पेक्टर बन सकता है। 216 है हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सेंट्रल गवर्नमेंट 216 में इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको लगता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी का कंपनी में, मतलब कोई अनड्यू एडवांटेज ले रहा है कंपनी के प्रॉफिट्स की,
पीछे छुप के, मतलब कि अपना नाम नहीं बता रहा, कहीं पीछे छुपा हुआ है, उसका नाम सामने नहीं आ रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 216 में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास कर सकती है कि उस कंपनी में जो भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब घूंघट के पीछे जो छुपा हुआ है, उसको ढूंढ के बताओ किसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कंपनी में। नेक्स्ट 217 पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ये भी नॉर्मल है, सिविल कोर्ट की पावर है, इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, इंक्वायरी कर सकता है, तो जर्नल है, रहने देना, बस रीड ओनली। 218 इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना एम्प्लॉय कोऑपरेट नहीं करते, उनको डर होता है जॉब सिक्योरिटी का, उनको ये रहता है कि हमसे हमारी जॉब छीन ली जाएगी, अगर हमने कंपनी के जो फ्रॉड किए हुए हैं वो हमने इंस्पेक्टर को बता दिए तो कंपनी हमें जॉब से निकाल देगी। तो ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 218, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ना तो एम्प्लॉय की जॉब चेंज होगी, ना एम्प्लॉय को डिमोट किया जाएगा, ना सैलरी चेंज होगी, ना ट्रांसफ़र दिया जाएगा, मतलब एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन मिलेगी पूरी। पर अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकालना चाहती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो वो NCLT के पास अप्लाई करेगी। अगर NCLT का रिप्लाई आ जाता है 30 डेज़ में तो एम्प्लॉय टर्मिनेट हो जाएगा, उसके पास रेमेडी है नेकलेट में जाने की फर्दर 30 डेज़ में इस ऑर्डर के अगेंस्ट। अगर NCLT रिप्लाई कर देती है 30 दिन के अंदर अंदर, एम्प्लॉय निकाल दिया जाएगा और उसके पास रेमेडी है कि वो फर्दर नेकलेट में जा सकता है अगले 30 दिनों में। अगर NCLT का रिप्लाई नहीं आता 30 दिन में, एम्प्लॉय को फिर भी निकाल दिया जाएगा, उसकी हाँ मान ली जाएगी, तो डीम्ड टर्मिनेट के थ्रू उसको निकाल दिया जाएगा। पर ध्यान रखना यहाँ पे एम्प्लॉय के पास कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि जब कोई ऑर्डर ही पास नहीं हुआ तो किसके अगेंस्ट जाएगा? अपर अथॉरिटी में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टडी मैट में हम डिस्कस करेंगे इस पर। 218 क्या बोलता है? एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन मिलेगी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर हम एम्प्लॉय को फिर भी टर्मिनेट करना चाहते हैं NCLT के पास अप्लाई करेंगे, 30 दिन में रिप्लाई आ गया तो एम्प्लॉय फर्दर जा सकता है नेकलेट के पास 30 डेज़ में। अगर 30 दिन में रिप्लाई नहीं आता तो डीम टर्मिनेट मान लेंगे और उसे फिर भी हम टर्मिनेट कर देंगे, पर एम्प्लॉय के पास कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि कोई ऑर्डर ही पास नहीं हुआ तो वो अपर अथॉरिटी में नहीं जा सकता। तो ये था हमारा 218। नेक्स्ट 219, ये क्या बोलता है? रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन। ये बोलता है कि रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है जब आप पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इंस्पेक्टर को पावर है। कैसे? मान लीजिए कोई XYZ लिमिटेड है, इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी भी सेक्शन में, तो 219 कहता है XYZ की होल्डिंग, सब्सिडरी, को सब्सिडरी, पास्ट एम्प्लॉय और कोई कॉमन डायरेक्टर या पार्टनर है किसी और कंपनी में, तो उस कंपनी पे होल्डिंग, सब्सिडरी, को सब्सिडरी, पास्ट एम्प्लॉय और कोई डायरेक्टर या पार्टनर कॉमन है किसी और कंपनी में, तो उस कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और ये हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ फ्रॉड। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन 3 साल बाद हुई है, फ्रॉड 3 साल पहले हुआ था, तो हम 3 साल पहले देखेंगे उस कंपनी की होल्डिंग कौन थी, सब्सिडरी कौन थी, को सब्सिडरी कौन थी, पास्ट एम्प्लॉय कौन थे, या कौन सी कंपनी में हमारे डायरेक्टर भी डायरेक्टर थे, तो वो देखेंगे हम एट द टाइम ऑफ फ्रॉड। और एक देखेंगे हम एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या देखेंगे? अगर कोई कंपनी इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी के इन्फ्लुएंस में वर्क करती है, मतलब XYZ के कहने पे कोई कंपनी काम करती है आज के टाइम में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, प्रोविज़न पूछ सकते हैं कि रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, 220 हम कर चुके हैं सर्च एंड सीज। लास्ट 221, 222 दोनों बात करते हैं फ्रीजिंग की। अलग कैसे हैं? ये कहता है फ्रीजिंग ऑफ असेट और ये कहता है फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये कहता है फ्रीजिंग ऑफ असेट, ये कहता है फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी। फ्रीजिंग ऑफ असेट 3 ग्राउंड के बेस पे हो सकती है और दोनों में ही NCLT फ्रीज करता है ऑर्डर पास करके, और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए फ्रीज हो सकती है।
फ्रीज का मतलब क्या होता है, ना हम ट्रांसफ़र कर सकते कोई सिक्योरिटी को या सेट को, ना हम उसको बेच सकते, ना परचेज, ना सेल कर सकते। मतलब जो सेट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगी जब तक NCLT उसको अनफ्रीज ना कर दे। तो जब तक फ्रीज है NCLT का ऑर्डर पास होता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए कर सकती है। असेट 3 ग्राउंड के बेस पे फ्रीज होती है। या तो 1 लाख तक के क्रेडिटर अप्लाई कर दे अमाउंट में, 1 लाख अमाउंट होल्ड करने वाले क्रेडिटर अप्लाई कर दें NCLT को कि आप फ्रीज़ कीजिए सेट, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है, तो फ्रीज़ हो जाएंगी। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल हो जाए तो उस केस में भी NCLT फ्रीज़ कर सकती है। या फिर इसी चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान NCLT को लगता है कि फ्रीज़ करनी चाहिए सेट, तो फ्रीज़ के ऑर्डर पास कर सकती है। नेक्स्ट, फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी, इसके तार ना 216 से जुड़े हैं। 216 मैंने अभी कराया था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवाती है कि कौन प्रॉफिट के एडवांटेज ले रहा है घूंघट के पीछे छुप के, मतलब कि बैक साइड होके कौन डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है कंपनी पे। तो 216 में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास हो गए। अब जो बंदा मान लीजिए पीछे छुपा हुआ है वो अपनी सिक्योरिटी बेचनी शुरू करेगा, चेन बनाएगा ताकि मेरे तक ना पहुंच पाए इंस्पेक्टर। तो NCLT फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी की ऑर्डर पास कर सकती है कि इसमें सिक्योरिटी फ्रीज कर दे ताकि हम उस बंदे तक पहुंच पाए। तो 216 इज़ द रीज़न ऑफ इंट्रोड्यूसिंग 222 कि फ्रीज कर दें हम सिक्योरिटी ताकि हम 216 में इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ठीक है, तो ये थे हमारे 221, 222 फ्रीजिंग ऑफ असेट एंड फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो एक बार 206, 7, 8 रिवाइज कर लें। ROC को पावर है इंफॉर्मेशन कॉल करने की, सिविल कोर्ट की पावर है रिपोर्ट टू CG एंड RD। 209, 20, 29 सर्सिस पनिशमेंट। 210, 11, 12, 13 इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्वेस्टिगेशन बाय NCLT SFIO। 214 सिक्योरिटी 25,000 की। 215 इंस्पेक्टर इंडिविजुअल होना चाहिए। 216 हमारा किसका है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जिसके तार किससे जुड़े हैं 222 से, फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी। 217 पावर ऑफ इंस्पेक्टर। 218 एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। 219 रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन। 220 हम कर चुके हैं। 21-22 फ्रीजिंग ऑफ असेट, फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सेक्शन हमने किए, 3 का बंच, 3 का, 4 का सिक्योरिटी, ये रहने दो इंस्पेक्टर इंडिविजुअल वाला। 216 हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, 17 रहने दो पावर ऑफ इंस्पेक्टर, 218 एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, 19 रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन, फ्रीजिंग ऑफ असेट, फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब लास्ट के सेक्शन जो है वो 1 लाइनर हैं, तो जस्ट आपको रीड करने हैं, याद नहीं रहते तो चल जाएगा काम। 229 हम कर ही चुके हैं। 223 कहता है रिपोर्ट टू CG अदर देन 208। 208 को छोड़ के जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है पूरे चैप्टर में उसकी रिपोर्ट जाएगी 223 में सेंट्रल गवर्नमेंट को। 224 कहता है इस रिपोर्ट के बेस पे एक्शन लिया जाएगा उस बंदे पे। 225 बोलता है जो बंदा फ्रॉडुलेंट पाया गया है उससे एक्सपेंस रीइंबर्स कराए जाएंगे, जितने भी इन्वेस्टिगेशन पे खर्चा लगा है वो बंदा भरेगा जो फ्रॉडुलेंट पाया गया। 225 ये कहता है। 226 कहता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इन्वेस्टिगेशन पे। ऐसे तो कंपनियां फ्रॉड कर लेंगी और ख़ुद को बंद करवा लेंगी, तो अगर कोई कंपनी बंद हो गई है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप करके और बाद में पता लगता है इस कंपनी ने फ्रॉड किया था तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप पे इन्वेस्टिगेशन रन हो सकती है बंद होने के बाद भी, तो इन्वेस्टिगेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता वॉलेंटरी वाइंडिंग अप का। 227 कहता है जो बैंकर, लॉयर, प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इंस्पेक्टर बैंक में जाता है और कहता है कि मेरे को इस पार्टी का डाटा चाहिए, तो बैंक बोल सकता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हम ब्रीच नहीं कर सकते, हम क्लाइंट का डाटा शेयर नहीं कर सकते, तो इंस्पेक्टर उन पर एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, तो वो अपना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं। 228 बोलता है कि ये पूरा चैप्टर फॉरेन कंपनी पे भी एज इट इज़ एप्लीकेबल है, तो फॉरेन कंपनी पे भी ये पूरा चैप्टर एज इट इज़ एप्लीकेबल है। 229 हमने पढ़ ही लिया पनिशमेंट, तो ये सेक्शन 1 लाइनर है। रिपोर्ट टू CG, एक्शन बाय CG, एक्सपेंस रीइंबर्स, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप डजंट इफेक्ट इन्वेस्टिगेशन,
बैंकर लॉयर को प्रोटेक्शन और फॉरेन कंपनी पे एज इट इज़ पूरा चैप्टर एप्लीकेबल है। तो ये था हमारा 206 से लेकर 229 तक इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इससे ज़्यादा इजी इस चैप्टर को हम नहीं कर सकते। बंचेस में याद रखने हैं सेक्शन, नंबर ऑफ सेक्शन ज़्यादा हैं, पर अगर आप इस वीडियो को देख के फिर आप याद करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत छोटा लगेगा। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अगर आपने 2 बार कर लिया, इस जो वीडियो अपलोड हुई है उसको देख के, आपके लिए वो चैप्टर 5 मिनट का रह जाएगा। तो ऐसे ही कीजिए। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, अमालगमेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, हमारे 206 से लेकर 246 तक सेक्शन हो चुके हैं, 3 चैप्टर जो 4 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, मिनिमम 12 मैक्सिमम 20 मार्क्स। तो हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और अगर कोई केस पे सिनेरियो में आ जाए तो 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं आज ही अपलोड करवा दूंगी और इससे पहले इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपके पास पहुंच गई होगी। तो आप ये चैप्टर कीजिए। और एक मेरे को और चीज़ बोलनी थी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सबके, और जो कमेंट्स आए हैं उसको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ, और बच्चों को चीज़ें समझ आ रही है और उनको बहुत हेल्प मिल रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। आप ऐसे कमेंट्स करते रहिए, रिस्पॉन्स देते रहिए, जिससे मुझे पता लगता रहे कि हाँ मैं सही जा रही हूँ और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है मेरे फ्री मैराथन बैच से। तो कल हमारा टेस्ट डे है और आपको टाइमिंग मैंने बताई दी है, 2 to 5 के बीच में ये टेस्ट लिया जाएगा और 1 आवर का टेस्ट होगा ये। तो आपको राइट 2 बजे हम अपलोड करेंगे टेस्ट और 3 बजे आपको हमें रिवर्ट करना है। तो ये और 15 मिनट आपको ऊपर दिए जाएंगे अपलोड के लिए। तो ये है हमारे 3 चैप्टर जिनका टेस्ट है कल। तो आप पे आज क्वेश्चन आंसर की वीडियो हम अपलोड कर देंगे, लास्ट चैप्टर की जो भी किया हमने। और आज तैयारी कीजिए अच्छे से इन तीनों चैप्टर की। और ध्यान रखिए, आप जितना खुद से बोलेंगे ना, बिना बुक के, बिना नोट्स के, इसका मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम में आप उतना ही लिख पाएंगे। और मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड करूँगी उसमें बताऊँगी कि आपको टेस्ट में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मतलब बच्चों को कुछ ये रहता है कि कंटेंट तो कम नहीं है, हम लेंथ कैसे बनाएंगे। तो लॉ में लेंथ की कमी नहीं आएगी कभी, जो मैं प्रेजेंटेशन बताऊंगी आपको। सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर और कंसेप्ट याद होने चाहिए। वो मेरी मर्जी, वो मेरी हेडेक है कि मैं आपकी लेंथ कैसे इंक्रीज़ करवाती हूँ। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आ जाएगा कि टेस्ट कैसे देना है। और उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में MCQ भी बता दूंगी कि ऐसे की बुकलेट से कितने MCQ करने हैं आपने, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, ओके, थैंक यू।